Dear students, welcome to NEET Direct Day 20 program. Today we are going to discuss PYQ assignment solutions from the chapter of thermodynamics. So let's start with question first. The volume of a gas expands by this much, that is change in volume is 0.25 meter cube at a constant pressure. So pressure is constant, how much? 10 power 3 Newton per meter square. All right. And now you're supposed to find work done. बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P delta V. As you know, P is 10 power 3, delta V is 0.25. It becomes 25 by 100 into 10 cube, which is 250 joules. So this is the answer. And 250 joule means option B is the correct option for this question. Okay, now let's move on to question second. A gas is taken through cycle A, B, C, A. That is from A to B, B to C, C to A. All right. As shown, what is the net work done by the gas? This is the question. But in this type of cyclic process, work done is equal to area under the PV curve. When I say under the PV curve, I mean enclosed by the PV curve. और इसका मतलब है ये जो येलो सा कलर में मैंने किया है, इस ट्राइंगल का एरिया जो है दैट इज द वर्क डन. नो लेट्स फाइंड आउट वर्क डन. ट्राइंगल है तो हाफ बेस. बेस इसका क्या है? ए टू सी. और ये है 8 माइनस 2 और इंटू 10 पावर माइनस 3. 8 माइनस 2 10 पावर माइनस 3, यह है बेस. इंटू एल्टीट्यूड, एंड दिस इज द एल्टीट्यूड. ये क्या है? 6 माइनस 2, ये लिखा मैंने, इंटू 10 पावर इसमें भी है, वेल ये 10 पावर 5. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट. इट बिकम्स हाफ 6 10 पावर 2, बिकॉज मैंने इसको और इसको जोड़ दिया, 10 पावर 2 ही बचा. देन 6 माइनस 2 इज 4 एंड 1200 joule is the work done. All right, and let's see, 1200 joule means option B. So हम कहेंगे option B is the correct option for this question. Okay, now let's move on to question third. In a cyclic process, the work done by the system is, but a cyclic process हमें यूज करना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका मतलब हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. सिंस ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें इंटरनल एनर्जी डेवलप नहीं होती, इट इज़ ज़ीरो. सो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन. तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए कि ये जो वर्क डन है वो हीट सप्लाइड के बराबर है, दैट इज ऑप्शन सी. सो आई मार्क हियर ऑप्शन सी एज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन फोर्थ. बेटा ये क्वेश्चन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही आधारित है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब एक एक करके इनकी वैल्यूज लगाते जाएं. कितनी हीट एब्जॉर्ब की है? 2 किलो कैलोरीज. सो 2 किलो कैलोरी मीन्स 10 पावर 3 कर दिया हमने. ऑल राइट. और 500 जूल्स ऑफ वर्क हैज़ बिन डन. तो वर्क डन हो गया 500 जूल्स. तो इंटरनल एनर्जी कितनी है ये पूछा जा रहा है आपसे. पर बेटा यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, जो हीट गिवन है वो किलो कैलोरीज, राइट, और जो वर्क है वो जूल्स में दिया है, 500 जूल्स. सो हमें क्या करना होगा? इस किलो कैलोरी को चेंज करना होगा जूल में. ओके, 2 10 पावर 3 ये तो किलो कैलोरी है. इसके साथ अगर मैं 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको मिलता है जूल. सो अब हमारे पास ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, एंड ऑब्वियसली ये आंसर भी आपको जूल में ही मिलेगा. एंड नाउ इट इज़ 8400. ये लेफ्ट वाली टर्म्स की बात हो रही है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है. इसमें से आप माइनस कर दीजिए 500, तो उधर क्या बच रहा है? डेल्टा यू. सो डेल्टा यू इज देयरफॉर, यू कैन सिंप्लीफाई and we get 7900 joules.
Now let's check out ये option है C. So C is the correct option for this question. Okay, well, now question fifth. It's almost similar to the previous question with a difference. इस बार हमें work done पूछा जा रहा कितना है, and this is also based on first law of thermodynamics, and here I'm writing first thermodynamics law का formula. अब वैल्यू लिखना शुरू कर दें. इसमें कहा था इंटरनल एनर्जी 40 जूल इंक्रीज कर गई, यानी इसकी वैल्यू डेल्टा यू की 40 जूल है. ये लिख दिया मैंने 40. ऑलराइट. और क्या बोला गया है? 110 joules of heat is added to the system. तो ये 110 है. तो work done is how much? 110 minus this 70 joules. That is option B is the correct option for this question. Okay, now let's move on to question 6. A thermodynamic process is shown in the figure. The pressures and volumes corresponding to some points are given. ये सब कुछ हमें given है, values are given. फिर पूछा जा रहा है the change in internal energy of the system, the process AC would be, या आपसे change in internal energy पूछा जा रहा है. बेटा इसमें वही फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. तो मुझे यहाँ दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक तो ये और एक ये दोनों मालूम हो जाए, देन डेल्टा Q कैन बी कैलकुलेटेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फाइंड डेल्टा Q. डेल्टा Q इसमें कहा गया था प्रोसेस AB एंड प्रोसेस BC में 200 जूल्स का एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, ऐड हो रहा है. तो A से B जाने पे ये प्रोसेस, फिर B से C जाने पे, तो टोटल हुआ Q टू गो फ्रॉम A टू B, देन टू गो फ्रॉम B टू C. तो पहले जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट 200 है, ये लिखा, और फिर है 200, सॉरी 600 200, दिस इज 800 जूल्स. तो डेल्टा Q की वैल्यू मुझे मिल गई, विच आई विल सब्स्टिट्यूट लेटर एट दिस पॉइंट. अब मुझे डेल्टा W की वैल्यू भी मालूम करनी है. तो डेल्टा W की वैल्यू मालूम करने का क्या तरीका है? आप A से B तक कितना वर्क हुआ वो देखें, फिर B से C कितना हुआ वो देखें, फिर टोटल वर्क देख लें. ठीक है, इनको ऐड करने से टू गो फ्रॉम A टू B देन B टू C. अब ग्राफ को देखते हैं. इन द ग्राफ वर्क डन टू गो फ्रॉम A टू B. आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे A से B जाते समय ये पॉइंट यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग. प्रेशर तो चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ, बट वॉल्यूम फिक्स्ड है इसका. अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो वर्क डन तो हमने ये सीख रखा ना, ये ज़ीरो बन जाएगा. क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो है. ऑलराइट. अब B से C जाते समय P डेल्टा V का फॉर्मूला यूज़ करें. P डेल्टा V B से C जाते समय P प्रेशर कितना है, ये गिवन है, और वॉल्यूम ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए. तो मुझे लिखना होगा 8 10 पावर 4 इनटू वॉल्यूम का चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 10 पावर 3 नेगेटिव 3 10 पावर -3. ये आ गया मेरे पास 240. As you can see, this when simplified becomes 240. अब मुझे ये और ये ऐड करके यहाँ वैल्यूज देख के डेल्टा W की वैल्यू मालूम करनी है. तो पहले वाला तो भाई ज़ीरो था, छोड़ो उसको. दूसरे वाला 240 है, तो ओवरऑल बना ये 240 जूल्स. नाउ फाइनली आपके पास डेल्टा W भी है, डेल्टा Q भी है. तो डेल्टा U किसके बराबर होता है? डेल्टा U is delta Q minus delta W as per first law of thermodynamics. डेल्टा Q अभी भी देखा आपने 800 जूल्स है ना. डेल्टा W ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये आ गया इतना. ठीक है, तो जब डिफरेंस लेंगे इट विल बी 560 जूल्स. सो हमारा आंसर 560 जूल होना चाहिए. ये ऑप्शन फर्स्ट है. सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन A. Okay, now let's move on to question 7. In an isobaric process of an ideal gas, अब isobaric process जो है
उसको आप कैसे डिनोट करते हैं? वी राइट W इज इक्वल टू P डेल्टा V, है ना, इसको रखेंगे 1। और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, बिकॉज आइडियल गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस होता है P इक्वल टू NRT, तो P डेल्टा V इज NR डेल्टा T, ठीक है, तो ये हो गया 2। अब ध्यान से देखें, P डेल्टा V W के बराबर है, P डेल्टा V इसके बराबर है, दैट इज ओवरऑल क्या बात बनती है? W इज इक्वल टू NR डेल्टा T, ये इन दोनों को इक्वेट करने से मिलता है हमें। ऑल राइट, आई कॉल इट नंबर 3। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है, आइसोबारिक प्रोसेस में आपको ये सारा मालूम करना है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में अगर आपको याद है, जो Q होता है, हीट सप्लाई टू सिस्टम, इट इज NCP डेल्टा T। ये आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर, तभी स्पेसिफिक ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वाला हमने सिंबल कंसिडर किया है यहाँ पे। ऑल राइट, सो यू हैव दिस एक्सप्रेशन नाउ, एक्सप्रेशन 4। अब इन दोनों का ले लीजिए रेशो, बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड Q बाई W, तो वो रेशो से मिलेगा NCP डेल्टा T डिवाइड बाई NR डेल्टा T। गो हेड सिंप्लीफाई फर्दर, इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कर दीजिए, डेल्टा T कैंसिल हो गया, N कैंसिल हो गया, तो जो बचता है बस उसे लिख लीजिए, और CP, okay, and what is R? CP minus CV, Mayer's equation, if you remember, CP minus CV is R, तो ये चीज़ हमने सब्सटीट्यूट की है R की जगह पे CP minus CV। ऑल राइट, इन नेक्स्ट स्टेप you divide the right hand side throughout with CV, तो CP by CV, CP by CV, CV by CV। ऑल राइट, इसमें ये तो बन गया 1, है ना, बाकी ये और ये दोनों ही गामा हैं, थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट गामा, गामा -1, बिकॉज CP बाई CV का रेशो दैट इज थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट, सो Q बाई W इज गामा अपॉन गामा -1। अब देख लीजिए यहाँ पे gamma by gamma -1, that is option C is the correct option for this question. All right, now let's move on to question 8. 70 calories of heat are required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas at constant pressure. जब भी constant pressure की बात होती हो, हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, Cp delta T into N. N is number of moles, Cp is specific heat at a constant pressure. All right, अब लगाइए इसमें वैल्यूज ताकि हम Cp मालूम कर सकें। कितना 70 कैलोरीज बोल रहे हैं, पुट ऑन 70, 2 मोल्स की बात हो रही है तो 2, Cp नहीं मालूम, टेम्परेचर 30 से 35, तो ये डिफरेंस ले लो, 2 Cp 5 70, Cp therefore is 7, है ना, दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। तो ये 5 into 10 इससे करके Cp की वैल्यू आ गई 7। ऑल राइट, अब हम मेयर्स इक्वेशन यूज करेंगे, Cp माइनस CV इक्वल टू R, तो CV इज Cp माइनस R, तो CV इज देयरफॉर Cp अभी भी देखा ये, और R की वैल्यू क्वेश्चन के भीतर देखो 1.99, पुट 1.99, एंड हाउ मच दैट वुड बी 5.01, ये CV की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और अब हमें कहा जा रहा है how much heat is required to raise the temperature of same sample of the gas through the same range at a constant volume। इसका मतलब है तो डेल्टा Q इस वक्त हमें मेजर करना होगा, एंड CV डेल्टा T आएगा, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे करने को कहा गया है, तो CV का वैल्यू ये लगा लीजिए, रेंज वही ऊपर वाली सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी 2 ही है, तो लेट्स चेक आउट व्हाट हैपेंस नाउ, 2 into 5.01, ये यहाँ से देखा हमने, टेम्परेचर वही 35 और 30 का डिफरेंस, जैसे कि पहले कहा गया था, इट इज नाउ लाइक दिस, ये 502 बन गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 50.1 जूल्स, दैट्स द आंसर। नो 50.1, इट इज B ऑप्शन, है ना, because 50.1 or 50 means one is the same thing, so option B is the correct option for this question. Okay, the next question is quite simple.
It's based on Mayer's equation, and you know Cp minus Cv is equal to R. All right, and here Cp minus Cv is equal to A, here Cp minus Cv is equal to B. It simply shows that A and B both are equal and both should be equal to R. So this is the correct option, that's A is equal to B. So I put D as the correct option. Okay, now let's move on to question 10. Ratio of specific heats for certain gas is given to be 1.5, that is Cp by Cv is gamma which is 1.5. but जैसा कि आप जानते हैं ये Cp by Cv जो है it is in the units a dimensionless quantity gamma. So 1.5 has no units and no dimensions. So Cp becomes 1.5 times Cv. All right. You keep it as 1. Now let's use Mayer's equation. Cp minus Cv is equal to R. यहाँ पे आपको ये J से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. Only then this becomes a valid equation in SI units. That means Cp minus Cv is R by J. J means joules mechanical equivalent of heat. ठीक है, ये वही जो 4.2 कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन. ओके, तो सिंस ये जूल पर कैलोरी में होता है तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन सही बन जाएगी, डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है. नाउ सी पी माइनस सी वी इज आर बाई जे, राइट. अब हम यहाँ पे सी पी की जगह ये वैल्यू लगा दो बिकॉज सी पी इज 1.5 सी वी. सो हियर वी गो 1.5 CV minus CV is R by J, and this is 0.5 CV is R by J, which means 1 by 2 times CV is R by J, and that means 2R by J is CV. You call it number 1. ठीक है, sorry, it's number 2 because number 1 already exists. It's number 1, this is now number 2. Now as we know Cp by Cv is gamma. Cp divided by Cv. Cv अभी आपके सामने कितना है 2R by J. It is 2R by J, and gamma right in the beginning we were told is 1.5. So this is 1.5. Cross multiply Cp to J is 2R into 1.5. Therefore, Cp is 3R by J. This is the answer. Now, let's check out 3R by J. Which option is it? Option B is the correct option. So, I mark here B as the correct option. So, I mark here second option as the correct option. Okay, now let's move on to question 11. It's about ideal heat engine operates in Carnot cycle between 227 degrees C and 127 degree C. So T1 is 227 degrees C. Kelvin में convert करना हो तो it is 500 Kelvin. All right. Whereas T2 is given to be 127 degree, और अगर इसे करना हो Kelvin में convert, it is 400 Kelvin. Right. All right, as we know Q2 by Q1 is T2 by T1. लगाएं value. T2 by T1 means 400 by 500. Q2 or Q1 means heat given 6 kilojoules as per the question. So 6, this is kilo, and now you have Q2 as 4 upon 5 into 6 into 10 power 3. तो ये बन रहा है ये ऐसे, राइट. इट इज़ 4.8 10 पावर 3 वैल्यू ऑफ Q2. हमें पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क. तो वो बेटा होता है Q1 माइनस Q2 इज़ वर्क. तो Q1 शुरू में हमें गिवन था, इट वाज 6 किलो जूल्स. तो 6 10 पावर 3 माइनस Q2 आपके सामने है 4.8 10 पावर 3, राइट. इट इज़ 1.2 10 power 3. That is 1.2 kilojoule is the answer. The 1.2 kilojoule. Let's check out. Option A is the correct option. So I mark here option A. Okay, finally let's move on to the last question. Question 12. A temperature inside the freezer, that is T2,
is minus 20 degrees C plus 273 कर लीजिए and you will get the value in Kelvin, 253 Kelvin. All right, and T1 is the temperature outside, which you are supposed to find. Okay, and coefficient of performance is T2 by T1 minus T2. T2 is 253, T1 is unknown, minus 253. And what's coefficient of performance here? That is given to be yeah, 5. It's given as 5. Cross multiply करें, ठीक है? So when you cross multiply, this is what you get. So 5T1 is 1265 plus 253. When you add these two, you get 1518 is equal to 5T1. Therefore, T1 is 1518 divided by 5. Further simplified, it becomes somewhat like this, 30.6 degrees C. And once you do this, it is almost 31 degree C. And here 31 degree, that is option B is the correct option for this problem. बढ़िया, हम ध्यान रखें कि मैंने इसको डायरेक्टली केल्विन से सी में कन्वर्ट किया. अदरवाइज अगर आप फिलहाल केल्विन में जानना चाहते हो, इट्स 303.6 केल्विन. इसमें मैंने -273 करके ये वैल्यू लाई है. सो यू शुड बी कंफ्यूज कि पूरी कैलकुलेशन केल्विन में थी, सडनली सेल्सियस में कैसे आ गई. जस्ट बिकॉज मैंने ये स्टेप शो नहीं किया था, डायरेक्टली लिखा था यहाँ पे. ऑलराइट, सो द आंसर इज 31 डिग्री सी. Okay, तो बड़ा इस तरह से we have finished all the questions given in the assignment of Day-20 on the topic of thermodynamics. That's all for today, and God bless you all.